दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ, शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए थेरेपी की। वो है ASC22। और ये थेरेपी जो है मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर जो इजिप्ट में रहते हैं उन्होंने बताया। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि ये थेरेपी फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल में एडवांस स्टेज में है और इसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने जितनी जल्दी हो सके उतना स्टडी करके मैंने ये बनाया हूँ। लेकिन मैं दोबारा इसी विषय पर एक और वीडियो बनाऊंगा जब मेरा जो ज्ञान है इस पर्टिकुलर थेरेपी के बारे में वो ज़्यादा डिटेल में हो जाए। तो आज का टॉपिक है ASC22 थेरेपी और मैं समझाने वाला हूँ कि ये थेरेपी किस तरह से काम करती है। और इस थेरेपी का जो जिस कंपनी ने आविष्कार किया है वो कंपनी कहाँ है, उसका नाम क्या है, और क्लिनिकल ट्रायल जो अभी चल रही है फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 उसके बारे में भी मैं डिटेल दूंगा। और 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 क्या ये किस तरह से शरीर में काम करती है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेंबर नहीं बने हो तो क्यों ना बने मेंबर, आप मेंबरशिप ले लीजिए और इस चैनल को सहायता दीजिए। तो इसके साथ चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी लिस्ट हुई है जिसकी नाम है एथलेटिस। और ये एथलेटिस कंपनी जो है ये एक चाइनीज़ कंपनी है। और इस कंपनी में क्षमता है कि ये कोई भी दवा को संशोधन से लेकर यानी कि खोजने से लेकर उसका रिसर्च करके डेवलप करके क्लिनिकल ट्रायल करके दुकान में बेचने तक का जितना पूरा जो काम है ये करने की क्षमता रखती है। और इनके पास तरह तरह की दवाइयाँ हैं, कैंसर की दवाइयाँ हैं, HIV की दवाई है, और दूसरे भी नैश नाम के एक कंडीशन की दवाई है। तो कुल मिलाकर लगभग 20-25 दवाइयाँ हैं इनके पास, इनके पाइपलाइन में। और ये कंपनी जो है इसकी वेबसाइट मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ और उसके बाद हम इसके थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसकी थेरेपी समझने के लिए आपको थोड़े बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट मैं पहले समझाऊंगा। तो चलो हम इसके वेबसाइट को देखते हैं। दोस्तों ये जो है ये एसएलटिस का वेबसाइट है, ASCLETIS एसएलटिस। और एथलेटिस फार्मा इंक जो है ये 2013 की स्थापित की हुई कंपनी है। और ये हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में 2018 से लिस्टेड है। तो वहाँ पर इसके शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। और ये वायरल डिजीज़ेस, नैश और कैंसर, ये तीनों बीमारियों के ऊपर ये दवाइयाँ बनाती है और रिसर्च करती है। और इनके यहाँ प्रोडक्ट एंड पाइपलाइन कहते हैं। तो ये पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन हर एक फार्मास्यूटिकल या बायोलॉजिकल कंपनी का पाइपलाइन वो बताता है जो वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं, प्री IND, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, NDA नहीं तो BLS और मार्केटेड। ये इसके अलग अलग स्टेटस है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। IND का मतलब है न्यू ड्रग के बारे में एक एप्लीकेशन देना कि हमको इस ड्रग के बारे में खोजना है। तो एक बार अप्रूव हो जाए FDA के पास से तो IND बन जाता है। फिर फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में सेफ्टी देखते हैं, फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल में सेफ्टी और वो कितना इफ़ेक्टिव है वो देखते हैं। और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो फ़ेज़ 3 करना पड़ता है जिसमें एक्स्ट्रा रिसर्च होती है, जिसमें डोसेज मॉडिफाई करके या कॉम्बिनेशन में दे के दिया जाता है। कभी कभी फ़ेज़ 2B भी करना पड़ता है जहाँ पर एक ही दवा का 2 बीमारी पे असर होता हो, तो वहाँ पर फ़ेज़ 2B शुरू हो जाता है क्योंकि उसमें सेफ्टी और एफिकेसी देख लिया है, लेकिन एफिकेसी फॉर द डिफरेंट बीमारी वो देखने के लिए फ़ेज़ 2B किया जा सकता है। और NDA जो है वो न्यू ड्रग एप्लीकेशन है। न्यू ड्रग एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए FDA से, उसका मतलब है कि कंपनी उस दवाई को फार्मासिस्ट के पास बेच सकती है और पब्लिक को बेच सकती है। और NDA के जगह पे जब अगर जीन्स का मेडिसिन बनती है जैसे AGT या EBT का, तो उसे BLS कहते हैं, BLA कहते हैं, बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन। तो NDA और BLA लगभग एक ही किस्म के हैं और BLA अप्रूव हो जाए तो भी वो थेरेपी मार्केट में आ सकती है। तो इसमें इनके पास जो है
3 दवाइयाँ हैं जो अभी रिसर्च में से निकलकर मार्केटिंग हो गई है, यानी कि प्रोडक्ट बन गई है। और इनके पास नेक्स्ट जो कैंडिडेट है उसमें है ASC22 जो PD-L1 प्रोटीन को टारगेट करता है, और ये हेपेटाइटिस बी का केयर के लिए है, और ये ग्लोबल है, दुनिया भर में इनको बेचने का अधिकार है अगर सक्सेस हो गया तो। और दूसरा इनका है ASC42, ये EXR को टारगेट करता है, और हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है उसके बाद वाला ASC22 जो PD-L1 को टारगेट करता है। ये PD-L1 क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, इसके बारे में अभी फिक्र न करें। लेकिन ये जो है HIV फंक्शनल क्योर के लिए है, इसमें भी इनको ग्लोबल राइट्स है। तो ये है इस कंपनी के बारे में डिटेल। जो कि आप इन्वेस्टर नहीं है, निवेशक नहीं है, इसलिए इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में और इसका बैलेंस शीट, स्टॉक प्राइस, इसके बारे में सब अपने देखने की ज़रूरत नहीं। अब जो कि आप ये कंपनी के बारे में जान गए हो, एक चाइनीज़ कंपनी है, हांगकांग में लिस्टेड है, इसके पास बहुत दवाइयाँ हैं, और उन दवाइयों में से एक है ASC22। और आपने ASC22 का 2 एंट्रीज देखा वहाँ पर पाइपलाइन में, वो इसलिए क्योंकि ये ASC22 जो है इस कंपनी ने HIV के लिए किया था, लेकिन इन्हें पता चला कि ASC22 हेपेटाइटिस बी को भी काबू में ला रहा है, तो इसलिए अभी फेज़ 2B ट्रायल चल रही है ASC22 की, उसमें हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स के ऊपर वो लोग ट्राई कर रहे हैं। अगर उसमें भी सक्सेस हो गया तो ये दवाई 2 निशाने पे जाएगी, HIV और हेपेटाइटिस बी। कई बार ऐसा होता है कि HIV पेशेंट को हेपेटाइटिस बी भी होती है, तो 2 in 1 हो जाएगा ये इलाज अगर सक्सेस हो गया तो ये है ASC22 के क्षमता के बारे में कि किस लिए बनाई है और किस तरह से किस बीमारी के लिए एड्रेस करता है और कौन से स्टेज में। ये जो है ये फेज़ 2 स्टेज में है HIV के लिए, फेज़ 2B स्टेज में है हेपेटाइटिस बी के लिए। दोस्तों, CD4 T सेल के सरफेस पे प्रोग्राम्ड सेल डेथ प्रोटीन 1 नाम की एक प्रोटीन है जिसको PD-1 कहते हैं। PD-1 का काम ये है कि CD4 T सेल को कहना कि आप साइटोकाइन रिलीज़ कीजिए। अगर ज़्यादा PD-1 सरफेस में रहे तो वो बहुत जल्दी दूसरे PD प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करता है। तो 2 PD प्रोटीन्स हैं जिनका नाम है PD-L1 और PD-L2। अगर वो PD-1, PD-L1 और L2 के साथ रिएक्ट करे तो PD-L1 और PD-L2 जो है CD4 T सेल को शांत कर देते हैं और उसका साइटोकाइन रिलीज कम हो जाता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए PD-1 जो है ना, वो एक अपना थर्मोमीटर का रेगुलेटर है ना, टेम्परेचर रेगुलेटर, उसकी तरह है। जैसे पंखे का रेगुलेटर आप जैसे नंबर बढ़ा दोगे तो पंखा ज़्यादा ज़ोर से घूमता है, तो कुछ इसी तरह है कि अगर CD4 के अंदर जो CD4 का सरफेस में जो PD-1 प्रोटीन है अगर वो कम हो तो CD4 T सेल और PD-L1 और PD-L2 का इंटरेक्शन कम होता है, और उसके वजह से CD4 T सेल जो है साइटोकाइन ज़्यादा रिलीज़ कर सकती है। CD4 T सेल साइटोकाइन जब रिलीज़ करती है तो बाकी के जो CD8 और आगे अलग अलग इम्यून सेल्स है उनको संकेत मिलता है कि हमें सेल डिस्ट्रक्शन करना है किसी कीटाणु का। तो इसका मतलब है CD4 जो है, जो कमांडर है पूरे आर्मी का शरीर में, जैसे मैंने आपको इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम में बताया था, तो उसका जो भाषा है वो साइटोकाइन है। जब तक वो ज़्यादा साइटोकाइन छोड़ता रहे तब तक वो इफ़ेक्टिव रहेगा, आक्रामक रहेगा और HIV वायरस को भी मारेगा। लेकिन अगर PD-1 प्रोटीन ज़्यादा हो जाए CD4 T सेल में तो वो तुरंत PD-L1 और PD-L2 के साथ संपर्क हो जाती है उसकी, और उसकी वजह से PD-L1 और PD-L2 जो है वो CD4 T सेल को केमिकल्स भेजकर शांत कर देती है, जिससे उसका साइटोकाइन रिलीज बहुत कम हो जाता है और CD4 T सेल को थकावट महसूस होती है, और CD4 T सेल जो है आक्रमण करना बिल्कुल बंद कर देता है। वो जो सेनापति था वो अभी एकदम गूंगा बहरा बन जाता है और किसी को देख नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, बस सेनापति नहीं रहा, बस शून्य हो जाता है। तो ये PD-1 जो है उसका ये काम है। और HIV जो है वो बहुत ही स्मार्ट है। HIV जब इन्फेक्ट करता है ह्यूमन शरीर को तो CD4 T सेल में वो PD-1 को एकदम फुल टू टर्न कर देता है, फुल टर्न ऑन कर देता है। और जब
PD1 CD4 सेल में फुल टर्न ऑन हो जाती है तो CD4 टी सेल साइटोकाइन भेजना बंद कर देती है। CD4 टी सेल साइटोकाइन भेजना बंद कर दे तो HIV को कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी उसको मारने वाला कोई केमिकल्स निकल ही नहीं रहा है CD4 टी सेल से, तो इस तरह से वो CD4 टी सेल को काबू में ले लेती है। और ये जो ASC22 जो दवाई इस कंपनी ने बनाई है, ये इस तरह से काम करता है कि ये जो है PD1 के साथ जाके चिपक जाता है ताकि PD1 जो है वो उसका एक्सप्रेशन बढ़ नहीं सके, और वो इस तरह से कंपटीशन करता है कि HIV वायरस के साथ कि वो HIV वायरस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ASC22 PD1 के साथ चिपक जाने में। तो भले कितना भी CD4 टी सेल PD1 बनाए, लेकिन वो PD1 का और PDL1 एंड PDL2 के साथ संपर्क आना असंभव हो जाता है, क्योंकि बीच में ASC22 बैठा हुआ है। इसकी वजह से CD4 टी सेल जो है वो दिल खोल के साइटोकाइन रिलीज़ करती है और HIV को मारती है। उसके वजह से ये कंपनी जो है कहती है कि ASC22 जो है ये लेटेंट HIV को मारने में सक्षम है, यानी कि जो छुपा हुआ HIV है उसको भी मार सकता है, लेकिन फिर भी ये इसे फंक्शनल क्योर कहते हैं। और मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इसे फंक्शनल क्योर क्यों कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह से अगर वो काम करता है तो सारे HIV का खात्मा हो जाएगा, तो ये स्टेरलाइजिंग क्योर जैसा क्यों नहीं हो सकता। तो उसके बारे में मुझे स्टडी करना है। जब मुझे कुछ जवाब मिलेगा या कंपनी की कोई डिटेल मिलेगी तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, मैंने बहुत जल्दी में पढ़ के ये वीडियो बनाया है ताकि ये मैसेज आप तक पहुंच जाए, लेकिन इसकी दूसरी वीडियो भी मैं बनाऊंगा या 2 या 3 हफ्ते के बाद, क्योंकि मुझे और भी थोड़ी स्टडी करनी है। कोई जगह पे मेरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है, लेकिन मोटा कहने जाओ तो PD1 को आप समझ लीजिए पंखे का रेगुलेटर। अगर पंखे का रेगुलेटर को बहुत घुमाया तो कैसे पंखा बहुत तेज़ी से चलता है, उसी तरह से PD1 को अगर रेगुलेटर की तरह फुल में घुमाया तो क्या होगा कि CD4 टी सेल में से ये जो PDL1 और PDL2 आके उसको बोलेंगे कि भाई तुम अभी शांत हो जाओ, और CD4 टी सेल थकावट महसूस करेगा और साइटोकाइन रिलीज़ करना बंद कर देगा और पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। HIV वायरस जो है वो CD4 टी सेल पे आते ही उसका PD1 की संख्या बढ़ाने की प्रयास कर लेती है और बढ़ा डालती है, तो उसके साथ PDL1 और PDL2 आके वार्तालाप करते हैं और उसको बोलते हैं कि तू अभी थक गया है, तू अभी चुपचाप बैठ जाओ, अभी कुछ मत करना। और HIV जो है CD4 टी सेल को पूरे अपने वश में लेके उसका नाश कर देती है। ASC22 जो है वो जाकर PD1 के ऊपर बैठ जाता है, चिपक जाता है, ताकि PD1 और PDL1 PDL2 के साथ बातचीत ना हो सके। जब तक PD1 और PDL1 L2 का बातचीत नहीं होती तब तक PDL1 और L2 जो है CD4 टी सेल को नहीं बता सकते कि भाई तू थक गया है। तो CD4 फुल तरह से साइटोकाइन रिलीज़ करता है और उसके साथ जो लगा हुआ HIV है उसका खात्मा कर देता है। तो ये मेरे समझ में आई है, लेकिन मुझे 3-4 और सूत्रों से इसे स्टडी करना है ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। लेकिन अब मुझे जो समझ में आया है ये इतना है, तो इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। आगे चलकर जब और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं दोबारा इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। नहीं, ये ख़त्म करने के पहले आपको 2-3 और चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। एक फ़ेज़ 1 स्टडी इन्होंने किया था ASC22 का 15 पेशेंट्स के ऊपर जून 29, 2022 को इन्होंने शुरू किया था, और उसका प्राइमरी कंप्लीशन डेट था जुलाई 30, 2023, और वो स्टडी कंप्लीट होने का एक्सपेक्टेशन था जुलाई 31, 2023। जुलाई 31, 2023 तो अभी हुआ, तो इसमें से डेटा बहुत आने का बाकी है। जैसे डेटा आएगा तो मैं और भी आपको एक वीडियो बना के उसमें डेटा समझा दूंगा। और एसेल्टिस फार्मा इंक और शंघाई पब्लिक हेल्थ क्लिनिकल सेंटर दोनों ने मिलके फ़ेज़ 2 के लिए पहला पेशेंट का डोजिंग कर दिया है, और उसमें PDL1 एंटीबॉडी ASC22 का कॉम्बिनेशन में एक और पदार्थ यूज़ किया है जिसको छिडामाइड कहते हैं, और वो दोनों को मिला के उन्होंने 3 जुलाई 2022 को दिया फ़ेज़ 1 टेस्ट में। और फ़ेज़ 2 स्टडी जो है वो अभी शुरू हो रही है, और उसका अगर आप clinicaltrials.gov में जाएंगे इसके बारे में देखने को, तो इसका आइडेंटिफायर है
NCT05330143। वो जो FDA है वो हर एक क्लिनिकल ट्रायल के लिए एक आइडेंटिफायर नंबर देता है, और ये जो आइडेंटिफायर नंबर आप स्क्रीन में भी देखोगे ये इसके लिए है। और ये है एक रैंडमाइज सिंगल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल, और इसमें वो लोग दो तरह के एक्चुअली 3 तरह के डोज करने वाले हैं। तो एक होगा ASC22 जिसको उन लोग देंगे 1 mg पर किलो या 2.5 mg पर किलो, या प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब है कि दवाई बताएंगे लेकिन पानी होगा उस तरह से। और ये सब देंगे 8 का कॉम्बिनेशन के साथ 12 हफ्ते का पीरियड के लिए, और वो 12 हफ्ते का पीरियड हो जाएगा तो उसके बाद और 12 हफ्ता उनको चेक करने देखने के लिए कैसे वायरल काउंट कितना है, CD4 काउंट कितना है, CD8 कितना है, वो सब देखने के लिए। तो ये जो सब्जेक्ट्स है पहला ग्रुप में ASC22, उनको दिया जाएगा इंजेक्शन के द्वारा 1 mg पर किलो या 2 mg पर किलो, और साथ में स्टैंडर्ड ART चालू रहेगा उनके लिए, जिसमें इंटीग्रेस इनहिबिटर्स भी होगा जिसको इंस्टिस कहते हैं, और ये चलेगा 12 वीक्स को। और जो प्लेसिबो ग्रुप है यानी कि जिसको एक्चुअली दवाई की जगह पे बस कुछ देंगे जो उन्हें लगेगा कि दवाई है लेकिन वो एक्चुअली पानी होगा, तो उनको देंगे 0.9% सेलाइन, और साथ में ART उन लोग जो ले रहे हैं वो उसका चलता रहेगा फॉर 12 वीक्स। और इसके बाद वो देखेंगे कि CD4 और CD8 के रेशियो में कोई फ़र्क आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जब उनको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तब बेसलाइन रिकॉर्डिंग कर लेंगे, और बाद में देखेंगे कि CD4 और CD8 के बीच में का रेशियो कैसा है, और CD4 T सेल का काउंट कितना है, वायरल काउंट कितना है। वीक 4 में देखेंगे, वीक 8 में देखेंगे, और वीक 12 में देखेंगे, और उसके बाद उनको डिसीजन मिलेगा कि ये कितना असर कर रहा है। वो PD1 और PDL1 का जो PD1 के साथ संपर्क होता है, वो जो पाथवे है उसको ASC22 ब्लॉक कर देता है, और उसके वजह से CD4 को थकावट महसूस नहीं होती, और CD4 HIV के हमले के बावजूद अटैक मोड में रहता है और HIV को मारता है। तो फेज़ 2B स्टडी अभी चल रही है, जैसे मैंने बताया हेपेटाइटिस B के लिए, तो वो भी साइड बाय साइड चालू है। तो हेपेटाइटिस B के पेशेंट्स के लिए भी ये अच्छा है। और मैं आपको पाइपलाइन तो बता दिया इस कंपनी के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो थेरेपी है ASC22 इसमें काफ़ी दम है, और अगर ये फेज़ 2 इसमें सक्सेसफुल हो गया तो हो सकता है कि डायरेक्टली ये इनको कंडीशनल अप्रूवल FDA देकर ऐसे भी कह सकती है कि आपका जो दवाई है किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, और आपकी जो दवाई है ये असर दे रहा है आर्ट के जैसे। तो आप फेज़ 3 करने के बजाय हम आपको कंडीशनल अप्रूवल देते हैं, और आप हर एक पेशेंट के पास से ये डेटा वगैरह कलेक्ट करके हमें और 6 महीने के लिए देना, फिर हम सोचेंगे फुल अप्रूवल देना है कि नहीं। ये भी होने की संभावना है, या तो पूरा अप्रूवल मिल जाएगा, नहीं तो कंडीशनल अप्रूवल मिल, ऐसे मुझे लगता है। ऑफ कोर्स मैं तो डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन बाकी जो कुछ मैंने देखा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये थेरेपी को मिलने की चांस बहुत है। और मुझे 2 चीज़ के बारे में और जानकारी चाहिए जिसके बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ। और पहला सवाल ये है कि इसे फंक्शनल क्योर क्यों कह रहे हैं, और दूसरा सवाल ये है कि ये क्योर कैसा है कि एक बार दे दिया तो ज़िंदगी भर के लिए हो गया, कि महीने में एक बार आना पड़ेगा, कि 2 महीने में एक बार इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ये सब मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, इसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, आपको भी जल्दी है थेरेपीज़ के बारे में जानने की, और ये थेरेपी कब से इसका रिसर्च चल रहा है लेकिन मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे भी लगा कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाए। तो इसलिए जितनी तैयारी हो सके उतनी तैयारी के साथ मैंने ये आपके पास ले आया हूँ। दोबारा इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, तभी और भी डिटेल्स के साथ करूँगा और अच्छी तरह से मैं समझाऊँगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, हमारे मेंबरशिप में ज़रूर शामिल हो जाइए ताकि हमारा चैनल जारी रह सके। और अगर हमारे पास मेंबरशिप नहीं रहे तो हमें चैनल जारी रखना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो आपकी सहायता की ज़रूरत है, और उम्मीद है कि आप लोग ज्वाइन करोगे। तो इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।